ऑलरेडी मेंस एक दिया भी हुआ है, राइट। तो यही आंसर कि रोल है ना, मेल मेंबरशिप की नीड क्या है टू मेक वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन फ्री फ्रॉम जेंडर बायस। वुमेन ऑर्गेनाइजेशन हैव हिस्टोरिकली प्लेड अ क्रूशियल रोल इन फॉस्टरिंग, है ना, women empowerment. However, absence of men in these spaces sometimes lead to gender exclusivity. Very good, है ना। ये इन्होंने यहाँ पे जो भी जिस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने बनाया था, है ना, उसी चीज़ को यहाँ पे इन्होंने शुरुआत में हिट कर दिया। समझ रहे हो समाधान, मेरी बात समझ रहे हो? सो गुड प्रगति, गुड, आपका ये अच्छा है। एनकरेजिंग मेल मेंबरशिप, फॉस्टरिंग इंक्लूसिविटी, SDG 5 जेंडर इक्विटी, ठीक है, SDG को भी इन्होंने यहाँ लिंक किया। नीड टू एनकरेज मेल मेंबरशिप, नॉर्मलाइजिंग शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, चैलेंजिंग पेट्रियार्कल माइंडसेट, attracting diverse stakeholders, building empathy, and breaching stereotypes. Challenges in male memberships, risk of dominance, है ना, रेजिस्टेंस फ्रॉम ट्रेडिशनल सेक्शंस, टोकनिज्म, है ना, टोकनिज्म, सुपरफिशियल। वेरी गुड। देखो ये जो कीवर्ड्स है ना, ये आपको यहाँ पे भी मिलेंगे, ये सारे कीवर्ड्स, जैसे फॉर एग्जांपल टोकनिज्म है ना, तो ये जो जो भी ये फेमिनिस्ट हैं ये इस टर्म को बहुत यूज़ करते हैं कि देयर इज़ अ सिंबॉलिक इंक्लूजन ऑफ फ्यू वुमेन ओनली, है ना, इसे कहते हैं टोकनिज्म। एक्चुअल में आपने इसका टोकनिज्म, सुपरफिशियल पार्टिसिपेशन, है ना, जैसे जैसे कि आजकल है भी, फॉर एग्जांपल 33% वुमेन रिजर्वेशन दे दिया और 33% में उनको क्लोज कर दो। समझ रहे हो? टोकनिज्म, फॉर एग्जांपल आजकल सिर्फ 9% वुमेन जजेस जो है वो आपके हाई कोर्ट में जजेस लगी हुई है। सो इट इज़ अ टोकन पार्टिसिपेशन जस्ट, है ना। हाउ टू इनकॉर्पोरेट मेल मेंबरशिप, जेंडर सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। देखो प्रगति, आपको लगता है इसमें आपने कुछ मिस किया? हेलो। हाँ यस सर। हाँ, क्या क्या चीज़ें आपने इसमें और मिस की? थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। सर डाटा वगैरह कुछ नहीं डाला है। हाँ, डाटा वगैरह तो कुछ नहीं है। आप इसमें कुछ कुछ ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स भी तो दे सकते हैं ना चीज़ों के, कि हाँ ये जो मेल, फॉर एग्जांपल इसमें आपको ये सारे एग्जांपल मिलेंगे भाई। मैं जब ये शीट अभी शेयर करूँगा आपको ये सारे एग्जांपल्स वगैरह इसमें मिलेंगे, उसकी कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं आपको अभी के लिए एग्जांपल देता हूँ। देयर इज़ अ वुमन, है ना, देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ लॉयर्स, लॉयर्स कलेक्टिव। किसी ने सुना है इसके इसके बारे में? लॉयर्स कलेक्टिव नहीं सर। है। नहीं ये सर। भाई साहब ये ऐसा ग्रुप है एक, जिन्होंने वुमेन इश्यूज जितने भी रहे हैं उसमें PIL फाइल करने में इनका सबसे बड़ा रोल है, और इसमें बहुत सारे मेल मेंबर्स भी है। समझ रहे हो? तो ऐसे ग्रुप का इसमें नाम दो। फॉर एग्जांपल देयर देयर वाज ए ग्रुप, ही फॉर शी मूवमेंट, है ना, ही फॉर शी मूवमेंट चला था कि मेल जो है वुमेन के लिए भी वो करेंगे। अगली बात देखिए, नीड क्यों है, नीड क्यों है एनकरेज करने की? देर इज़ अ हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड स्पेशली इन इंडिया कि जो इवन वुमेन मूवमेंट या फिर वुमेन के इंटरेस्ट में काम किया है, जैसे राजा राम मोहन रॉय हुआ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर वगैरह हो गए। देर इज़ ए हिस्टोरिकल एविडेंस कि मेन के पार्टिसिपेशन से डेफिनेटली वुमेन के इंटरेस्ट में काम हुआ है। देर इज़ ए हिस्टोरिकल रोल प्लेड बाय वुमेन। सो एक्सक्लूडिंग द 51% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम, ये जो है ना, फ्रॉम द जेंडर मूवमेंट, अगर उनको हम एक्सक्लूड कर दें तो ये बिल्कुल भी एक एक इंक्लूसिव ऑर्डर को इस्टेब्लिश नहीं कर पाएगा, है ना। अगली बात देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने मिस करी इसमें, वो ये कि आजकल कहीं पे भी देख लो डिसीजन मेकिंग मेजर रोल में कौन कर रहा है, बताओ। हेलो प्रगति, यस सर। कौन कर रहा है डिसीजन मेकिंग? वुमन। नहीं 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 कहीं पे भी सिग्निफिकेंट डिसीजन लेना हो नेशनल लेवल पे, फॉर एग्जांपल आजकल हमारे पास वुमेन MP कितने हैं? 14%। 14%। अब अगर आपको लेजिस्लेशन बनाना है, लॉ बनाना है, तो ये 14% अकेले अकेले में लॉ बना सकते हैं क्या? नहीं। नहीं। अगर वुमन या फिर जो जो वुमेन रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं
उनसे मेल को या फिर मेल एमपीज अगर उसमें जुड़े होंगे तो डेफिनेटली भाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिन चीज़ों को वो डिस्कस करेंगे वो उन चीज़ों को पार्लियामेंट में भी ले आएंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात को? सो यस लगभग हर डिसीजन मेकिंग रोल में मेल का सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन है अभी आज के दौर में। अब अगर मेल्स को ही आप वुमेन इश्यूज में इंक्लूड नहीं करेंगे तो भाई है ना कैसे जेंडर एम्पावरमेंट होगा? तो इसमें आपको कुछ एक इस तरीके का रैंडम डेटा डालना है। रैंडम मतलब जो कि आप कहीं भी दूसरी जगह पढ़ते हो। कुछ इस तरीके की चीज़ें जैसे लॉयर्स कलेक्टिव हो गया, ही फॉर शी मूवमेंट हुआ, है ना, एक एक आपका मावा ऑर्गेनाइजेशन है, मावा, है ना, मेल अगेंस्ट वायलेंस एंड अब्यूज। कभी सुना है इसके बारे में? मावा इंडिया फाउंडेशन। हेलो। नहीं सर। हाँ, ये सब मावा मुवा आपको इधर मिलेगा राइट। ये सब चीज़ें भाई, ये यूनिक एग्जांपल आपको इधर मिलेंगे चीज़ों के। और ये आपके टॉपिक का हिस्सा है। जब आप इस शीट को देखेंगे इसमें ऊपर ही दिया हुआ है एक्चुअल में, है ना, रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। ये यूपीएससी सीएससी के जो सिलेबस है उसी का हिस्सा है। समझ रहे हो? तो कल जो अब आप आंसर लिखेंगे उसमें आपने प्रगति क्या करना है कि नंबर वन तो आप अपना फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाओ भाई। पिछले साल मेंस में आपने यही फ़ॉन्ट साइज़ पे लिखा था क्या? यस सर। हाँ, फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बढ़ाना है। डेली ए बी सी डी लिखना है, ठीक है? ए बी सी डी डेली लिखना है, ए बी ठीक सी है। डी तो ये जैसे जैसे आप लिखेंगे ना तो आपका थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ेगा। फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि आपका नंबर वन, जितने आपने ये वर्ड्स लिखे हैं उसी में आपका पूरा आंसर फुल दिखना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो? है ना? यस। दूसरी बात ये कि एक एक वो चीज़ दिखती है कि अ पर्सन इज़ ब्रॉड माइंडेड। समझ रहे हो? हैंड राइटिंग में ये सब चीज़ें रहती है। मैंने आपको बताया हुआ है, आप आई थिंक उस वाले सेशन में नहीं थे। अगर आपको टाइम लगे तो आप ये चीज़ देख सकते हैं इधर, है ना? खैर, एक बुक है हैंड राइटिंग एनालिसिस की, है ना? खैर, ये चीज़ें अलग होती है, ग्राफोलॉजी वगैरह। तो इन चीज़ों से ये चीज़ें दिखती है, मतलब एक इंप्रेशन बनता है कि हाँ, बड़ा सा हैंड राइटिंग, थोड़ी बड़ी बड़े फ़ॉन्ट साइज़ हो तो लगता है कि पर्सन इज़ बिट ब्रॉड माइंडेड, है ना? अब देखो, हाँ, ये सर है। मैंने स्किप करा है पहला क्वेश्चन। आपने स्किप ही कर दिया? यस हाँ, सर। थॉट ही नहीं आया दिमाग में सर वो देख के मैंने सर भाई, शॉक हो गया दिमाग। देखो, एक बात ये समझ लो, ये क्वेश्चन अगर फिर से कोई बंदा, है ना, आपको दे ना तो इसे कोई प्रिपेयर नहीं करने वाला। ये आपसे रॉ थॉट्स पूछ रहा है आपके दिमाग के। ऐसे क्वेश्चन कोई प्रिपेयर नहीं करता है भाई, जो यहाँ ये चारों क्वेश्चन दिए हुए हैं। समझ रहे हो? तो इनको लिखने की कोशिश करनी है, तभी जाकर के चीज़ें बनेंगी, है ना? अब देखो ये दूसरा आपने कौन सा ये क्वेश्चन लिखा है, मेल व्यू 14%, ये क्या है? इफेक्ट ऑफ पेट्रियार्की, कौन सा क्वेश्चन है ये? पेट्रियार्की ये वाला? इन दिस कॉन्टेक्स्ट एनालाइज हाउ डज पेट्रियार्की इम्पैक्ट द, ये वाला क्वेश्चन है क्या रोहित? यस सर। हाँ, इन दिस कॉन्टेक्स्ट एनालाइज हाउ पेट्रियार्की इम्पैक्ट्स द पोजीशन ऑफ मिडिल क्लास वर्किंग वुमेन। देखो पहले थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, छोड़ो बाकी सब चीज़ों को, ब्रेनस्टॉर्मिंग साथ में करते हैं। बताइए, हाँ, है ना, आप सारे बताइए। प्रगति, आप सबसे पहले बताइए कि पेट्रियार्की, है ना, से मिडिल क्लास वर्किंग वुमेन के, है ना, क्या क्या मेन इश्यूज हैं, मेजर इश्यूज जो वो फेस करती है? सर फर्स्ट इशू तो यही है कि उनसे एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होते हैं कि आप ऑफिस में भी काम करो और घर पे भी आके सारा काम हाँ, करो। ये डुअल बर्डन इसे कहते हैं। डुअल बर्डन, डुअल बर्डन, ट्रिपल बर्डन होता है एक वुमन का, है ना, कि भैया होम की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ, ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ, है ना, ऊपर से आपका जो जो उन पे सोशल रिस्ट्रिक्शंस है ना। तो ट्रिपल बर्डन, डुअल बर्डन, ये सब चीज़ें ऐसे कीवर्ड आप इसमें लिख सकते हैं। दूसरा क्या है बताओ वर्किंग वुमन का स्पेशली? सर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बढ़ जाता है तो इसलिए उनका हम्म। मतलब घर के जो मैटर्स है उसमें ज्यादा, लाइबिलिटी। हाँ, हम्म। उनका बढ़ ओपिनियन, उनके ओपिनियन को ज्यादा वेटेज मिल रहा है। मिल रहा है, लेकिन ये इशू नहीं है ना। हम अभी इशू की बात कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। इशू की बात है भाई साहब, जिसके लिए हमने पॉश एक्ट लाया, ओके। है हाँ हाँ। ना, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ मिडिल क्लास वुमेन एट वर्क प्लेस, ये सबसे ज़्यादा है। जैसे आपने देखा वो, आ, अरे भाई, इस पे अब यूट्यूब पे चैनल बन गए हैं इस बात को, है ना, इसी इसी चीज़ से रिलेटेड कि क्या कहते,
सेक्सुअल रिलेशनशिप्स एट वर्क प्लेस। कई लोग इस चीज़ को अब रेज कर रहे हैं कि भैया वुमेन से इस तरीके के फेवर्स डिमांड किए जाते हैं वर्क प्लेस पे, और ये एक सर ट्रेंड बन विशाखा गया है। गाइडलाइंस, हाँ विशाखा गाइडलाइंस। हाँ, विशाखा गाइडलाइन वो तो वे फॉरवर्ड में आएगा ना। हम आपको कह यस रहे हैं कि सर। मेन इशू ये है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। तीसरा ओके। मेजर इशू भाई साहब ये है कि वुमेन आर अंडर पेड। अकॉर्डिंग टू ILO रिपोर्ट, वुमेन आर बीइंग पेड 19 to 25% लेस देन मेन इन इंडिया। समझ रहे हो? तो ये अंडर पेमेंट भी इनका इशू है। आप जैसे फॉर एग्जांपल RG कर इधर सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस में, वो जो डॉक्टर का रेप हुआ है ना RG कर हॉस्पिटल में, वो लेटेस्ट एग्जांपल है। आप वहाँ पे चीज़ों को देख है ना, इन चीज़ों को दे सकते हैं। फिर देखिए वुमेन का लीडरशिप रोल भी नहीं है। वुमेन का लीडरशिप रोल भी नहीं है। अराउंड 17% ही जो है वुमेन का लीडरशिप पार्टिसिपेशन है। लीडरशिप में पार्टिसिपेशन, लीडरशिप माने कंपनी की लीडरशिप में, वो मैनेजरियल पोजीशंस में बहुत कम है। अगली बात है नंबर 5 की फेमिनाइजेशन ऑफ लो क्वालिटी वर्कफोर्स। समझ रहे हो? कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि अब आपके आंसर में यहां दिखने चाहिए। ठीक है प्रगति, आपने तीसरा लिखा, आपने सर थर्ड। वो हाँ पेजेस ऊपर नीचे हो गए सर। ओके ओके, आपका सेकंड क्वेश्चन नीचे होगा कहीं। ठीक है, आपने क्या लिखा है? आई मेजर द प्रोग्रेस, वेरी गुड है ना डॉक्टर BR अम्बेडकर का। यही मैंने यहाँ देखो इसमें भी ऊपर लिखा हुआ है। कभी भी अगर आपको उसमें लिखना हो है ना, तो आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वुमेन हैव अचीव्ड, है ना। फीमेल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए, आप इंट्रो यहीं से भी शुरू कर सकते हैं, है ना। कंक्लूजन में लिखना हो तो आप आई थिंक वो स्वामी विवेकानंद का एक कोट था कि वी कांट फ्लाई हाई एज ए सोसाइटी विद वन विंग बीइंग टाइड टू द ग्राउंड, इस तरीके का कुछ है ना, एक कोटेशन था। तो आप इस तरीके से चीज़ें लिख सकते हैं कि दिस नेसेसिटेट्स द वुमेन एम्पावरमेंट इन टू क्रिएट अ साउंड सोसाइटी और साउंड सोशल ऑर्डर, ऐसे करके कुछ। इम्पैक्ट ऑफ पेट्रियार्की ऑन मिडिल क्लास वुमेन, लिविंग हाइयर स्ट्रेस टू वुमेन। अच्छा, लिव 67% ऑफ द वुमेन इन दिल्ली, अच्छा ये क्या है, डेटा ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, इज फेसिंग इनफर्टिलिटी। अच्छा, ये सच है क्या? यस सर, यस सर। ओके भाई, ये चौंकाने वाला वो है कि 67% वुमेन इनफर्टिलिटी, है ना। तो यस। ये है ना, ये मैं भी देखूंगा इस पे कि पेट्रियार्कल एक्सपेक्टेशन, ठीक है ओके, जेंडर गैप एंड डिसेमिनेशन, ठीक है। आ और ये क्या है? सर ये वर्क पेज है प्लेस, ना, हाँ हाँ गलत हाँ, अपलोड हो गया है ब्लर हो शायद। गया है। और सीनियर हेल्थ केयर एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है आपके पॉइंट्स ठीक है। आप जो है इसमें क्या चीज़ें करेंगे, आप इसमें डेटा वगैरह जो जो आपको जैसे पता चलेगा, है ना। अभी आपके रिवीजन में भी गैप है आई थिंक, है ना, मेंस ये ओरिएंटेड रिवीजन, तो वो यस सर, एक इशू मैं बनता है। डायरेक्टली आ गई। हाँ हाँ, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो धीमे धीमे जैसे आप सेशंस अटेंड करेंगे, आप पाएंगे कि है ना, इन्हीं नोट्स को रेफ़र करना, तो नोट्स तो इन्हीं को आप रेफ़र करना, यही यही सफिशियंट है। फॉर एग्जांपल आपने वे फॉरवर्ड लिखा है, तो कमेटियों के रिकमेंडेशन डालने हैं यहाँ से, है ना। यस सर। फॉर एग्जांपल आपको इसमें लिखना है उषा मेहरा कमीशन ने, है ना, 24/7 हेल्पलाइंस की वो रिकमेंडेशन दी है। इससे क्या होगा, अगर हेल्पलाइन होगी तो वुमेन रात में भी बाहर काम करने जाएगी। जैसे आपके BPO सर्विसेज वगैरह है ना, ये तो रात में ज़्यादा काम करती है, तो लड़कियां वहाँ काम नहीं कर पाती है क्योंकि भाई उनके सेफ्टी का इशू है उतना ज़्यादा। फॉर एग्जांपल पाम राजपूत कमेटी का कॉम्प्रिहेंसिव वुमेन्स एजेंसी इंडेक्स, है ना, जेंडर बजटिंग अक्रॉस मिनिस्ट्रीज, इस तरीके की चीज़ें आप इसमें लिखें। और केस स्टडीज़ कुछ लिखिए, केस स्टडीज़ कि भैया, है ना, हाँ, और वुमेन जो है आजकल 90% वुमेन वो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स कॉन्स्टिट्यूट करती है। फिर जो सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन है, इन्होंने उनको ऑर्गेनाइज करने की एटलीस्ट कोशिश ज़रूर की है। समझ रहे हो? तो ऐसे फॉर एग्जांपल आपको अगर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट पे लिखना हो तो रवांडा की केस स्टडी लिखो कि भैया 1994 के जेनोसाइड के बाद रवांडा ने स्पेशली, है ना, स्पेशली एक स्ट्रॉन्ग कोटा सिस्टम क्रिएट किया वुमेन के लिए। और आजकल पार्लियामेंट में, रवांडन पार्लियामेंट में भाई 61% पर, है ना, जो वो है क्या कहते हैं,
वुमेन रिप्रेजेंटेशन है। रवांडा की केस स्टडीज हमने, आप ये बात नोटिस कर रहे हैं कि एक अफ्रीकन कंट्री इतनी इतने सिग्निफिकेंट चेंजेस कर रही है, पॉलिसी चेंजेस की बेस्ट केस स्टडीज फॉर हेल्थ, बेस्ट केस स्टडीज फॉर एजुकेशन, बेस्ट केस स्टडीज फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, वो आपको रवांडा से मिल रही है। आपने ये बात नोटिस की? हमने जो म्यूचुअली डिसेंटे करके हमने वो एक उनकी स्कीम देखी थी, और एक जिप लाइन प्रोजेक्ट। Yes, जिप sir. लाइन प्रोजेक्ट, म्यूचुअली डिसेंटे प्रोजेक्ट, ये सब चीज़ें कहाँ हैं? रवांडा में। हाँ। तो रवांडा आपके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो आगे से बाकी सब लोग स्कैंडिनेवियन कंट्री का एग्जाम्पल लिखेंगे, आपने रवांडा का लिखना है कि भाई इधर भी देखो, ग्लोबल साउथ में भी कुछ हो रहा है, इधर हलचल हो रही है कुछ, समझ रहे हो? तो ये सब चीज़ें थोड़ा इसमें ध्यान में रखना है। क्लियर? तो कल से आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है कि वे फॉरवर्ड वगैरह आपको थोड़े स्पेसिफिक लिखने हैं, है ना, बहुत जनरल ना हो वो। जैसे इन्होंने या हाँ, सर वो पहली लाइन स्किप हो गई थी, यही बोल रहा था कि पेट्रार्की कैन बी डिफाइंड एज डोमिनेशन, उसके बाद से सर स्टूडेंट हो। क्या हुआ? सर ये पहली लाइन इसकी स्किप हो गई थी सर, ये मतलब स्किप नहीं, अच्छा, कट गई है मतलब सर। अच्छा, ओके, मतलब आप ये नहीं कर पाए, पेट्रियार्की इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल नहीं सर, इनइक्वालिटी। हाँ। मतलब सर जो आंसर मैंने भेजा है उसमें पहली लाइन क्रॉप हो गई ओ, ओके, ऑटोमेटिक, ओके, ओके। ये आप बोल रहा था आपको सर। देखो, ये मैंने ऐड करके किया हुआ है यहाँ कि पेट्रियार्की इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी, राइट? तो आप क्या कर सकते हैं, जब भी आपको आंसर लिखना है ना, मेक श्योर कि आप क्वेश्चन का कोई भी पार्ट अनएड्रेस्ड ना छोड़े, है ना? तो यहाँ अन है ना, इफेक्ट ऑफ पेट्रियार्की की जगह आपको क्या डालनी है हेडिंग? बताओ, क्या डालनी है हेडिंग? ये स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी, हाँ, पेट्रियार्की एंड स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी, स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी। या फिर पेट्रियार्की एज वर्स्ट स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी, ये डालनी है आपको यहाँ हेडिंग, है ना? ओके सर। और दूसरी बात, ये जो आपने यहाँ ये नंबर वन तो भाई इसके बाहर, मार्जिन के बाहर कभी ऐसा मत करना, वो पेनल्टी काटते हैं। नंबर दो, ये जो आपने हाँ यहाँ फ्लो सर। चार्ट ऐसे बनाने की कोशिश की, इसे भाई थोड़ा ऐसे बनाना है, यहाँ से शुरू होके सिर्फ इतना, इसमें लिख दो अपना हेडिंग, और यहाँ से ऐसे शुरू करो ताकि ऐसा ना लगे कि पेज आपने खाली छोड़ा हुआ है, समझ रहे हो? ओके ये सर। बनेगा आपका पैट्रियार्की एज वर्स्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी। वो कैसे? आजकल इंडिया में सिर्फ 35% ऐसी प्रॉपर्टीज है जो कि शेयर्ड या इंडिपेंडेंटली तो सिर्फ 14% के आसपास है ना, एज पर रॉ एस्टिमेट्स। लेकिन शेयर्ड या इंडिपेंडेंटली जो भी प्रॉपर्टीज इंडिया में है, वो सिर्फ 35% के आसपास ऐसा है जिसमें वुमेन का कोई शेयर है। ये इस चीज के बावजूद है कि वुमेन के पास इक्वल राइट ऑफ इनहेरिटेंस है, समझ रहे हो? 2020 में देयर वाज अ केस, अगर मैं याद कर पा रहा हूँ, राकेश शर्मा केस, समझ रहे हो? राकेश शर्मा केस, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में जो हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था, देखो हुआ ये था, 2005 से पहले हिंदू सक्सेशन एक्ट में एक प्रोविज़न था, वो ये कि अगर वुमेन को शेयर लेना है अपनी फादर की प्रॉपर्टी में तो वो शेयर उनको मिलेगा, लेकिन लेकिन उसके लिए इनिशिएशन ऑफ डिवीज़न सिर्फ और सिर्फ मेल चिल्ड्रन को करना पड़ेगा, समझ रहे हो? आपको बात समझ आई? क्या नाम ये प्रगति, आपको बात समझ आई? सर. हाँ, प्रोविज़न ये था कि अगर आपको अपने पिताजी की प्रॉपर्टी में शेयर लेना है शादी के बाद तो आप ले सकते हैं, लेकिन उसका जो इनिशिएशन है ना, डिवीज़न का इनिशिएशन, वो आपके ब्रदर को डालना पड़ेगा। प्रोविज़न ये था। 2005 में अमेंडमेंट हुआ और इसी चीज़ को जो है अमेंडमेंट के बाद ये किया गया कि नहीं नहीं, इसका इनिशिएशन जो है फादर की डेथ के बाद या मदर की डेथ के बाद, है ना, लड़की भी कर सकती है, सबका इक्वल राइट है। लेकिन ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं था। प्रॉब्लम ये हुई कि 2005 से पहले वाली जितनी भी औरतें थी, वो ये सोच रही है यार हमारे ब्रदर तो इनिशिएट कर ही नहीं रहे हैं इन चीज़ों को, या फिर हमारा उसमें शेयर ही चला गया। फिर 2020 में आकर के इसे रेट्रोस्पेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया गया। आफ्टर 1956 जितने भी केसेस थे वो सारे इसमें कवर हुए हैं, समझ रहे हो? बावजूद इसके सिर्फ और सिर्फ 35% के आसपास जॉइंट या सिंगल, है ना, हर तरीके की वो ओनरशिप है वुमेन की। तो ये एक स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी है ना, समझ रहे हो? यस सर। स्ट्रक्चरल है सोसाइटी में कि भैया ये स्ट्रक्चर ही खराब है इनका। तो
इसी चीज़ को आपने यहाँ ऐसे फैक्ट्स को यहाँ डालना है, ऐसे फैक्ट्स को यहाँ डालना है। बाकी तो आपका सन मेटा प्रेफरेंस वगैरह वो हर कोई लिखेगा, हर कोई लिखेगा, लेकिन ऐसे जो एक दो पॉइंट्स हैं जो इसमें भरपूर है इस है ना एनरिच्ड कंटेंट में, ये भरपूर है, भरे पड़े हुए हैं। बस यहाँ से आपने कुछ एक पॉइंट्स उठा करके उधर डालने हैं जिससे कि शो हो कि जेंडर इनइक्वालिटी इज वर्स्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी, राइट। Patriarchy impacts the position of middle class women in India, creating social barriers, their education levels 32% at school। अच्छा, वेरी गुड, आपने पिछला जो डेटा था ना उसका अच्छा यूज़ किया यहाँ। यस सर, सब वही है। अनइक्वल एक्सेस नहीं, लेकिन आपको काम इसमें ये करना है ना। नंबर वन, कल से आपने वे फॉरवर्ड भी लिखना है। जब आपका इतना स्पेस बच जाए, एक वे फॉरवर्ड लिखना है छोटा, कि भाई क्या किया जाए। लिखना इसी फॉर्मेट में है, वे फॉरवर्ड हमेशा इसी फॉर्मेट में लिखिए, सारे 3-4 वे फॉरवर्ड लिखना इसी फॉर्मेट में है, ताकि थोड़ा एटलीस्ट वो प्रेजेंटेशन में भी थोड़ी वो आए, है ना। दूसरी बात, आपको इनबॉक्सिंग करनी है। कल से आपने एक काम करना है कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे ये चीज़ लिख रहे हैं ना, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, इनबॉक्स करो 87% ऐसे, समझ रहे हो। कल से ये चीज़ करनी है। यस सर। और आप भी अपना फॉन्ट साइज़ पे थोड़ा काम करें। अच्छी बात यस यह है सर। कि आपने अपनी स्पेसिंग अपने फर्स्ट आंसर से बहुत अच्छी की है ना। साथ में देखते जाओ, आपका फर्स्ट आंसर ये था, दिस वॉज योर फर्स्ट आंसर, ये था आपका पहला आंसर, है ना। ये पहले एक पेज में ही आपका ख़त्म हो जा रहा था, काफ़ी बोरिंग सी चीज़ थी, इससे यस सर। बेहतर हुई है ज़रूर। ये देखो, ये आपका 3 दिन में आपका ये चेंज आया है, क्लियर। तो कल से आपने ये चीज़ ज़रूर करनी है, राइट। ग्लोबलाइजेशन हैज़ डबल एज्ड स्वॉर्ड, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन, है ना, ये करने की ज़रूरत नहीं थी, सीधा ऊपर लिख दो कि ग्लोबलाइजेशन, है ना। हाँ, आप इस चीज़ को डिफाइन भी कर सकते हैं कि मार्शल मैकलुहान एक ऐसा बंदा था जिसने कहा कि ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम ग्लोबल विलेज क्रिएट कर रहे हैं। तो इस तरीके की स्पेसिफिक डेफिनेशंस भी आप दे सकते हैं चीज़ों की, राइट, है ना। यस सर। तो पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट हैज़ बीन इंक्रीज। डेटा क्यों नहीं डाला? मैंने सर इतनी बार इसका बोला। सर इसका था ही नहीं शायद सर, मैंने क्यों? देखा नहीं है, याद नहीं रहा। अच्छा, या मैंने इतनी बार बोला कि 41% हुआ है भाई LFPR वुमेन का 2024 में। ये यस सर। 2023 में, 2022 में और 2023 में 23%। सिर्फ 23% था, समझ रहे हो। तो अगर यस सर। आपको ये दिखाना है ना कि लो LFPR, तो डेटा कुछ ऐसे डालना कि 2022, है ना, LFPR 23% ओनली। अगर आपने ये दिखाना है कि वुमेन एम्पावरमेंट सच में हुआ है, तो 41% है ना। अब ग्लोबल एवरेज नॉर्मली आप अगर देखेंगे, ये लगभग 70% के आसपास है वुमेन का LFPR, जो OECD कंट्री वगैरह में रहता है ना। तो इट इज़ स्टिल सिग्निफिकेंटली लो। फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, हाँ, रिड्यूस हुआ है थोड़ा। नहीं, एक्चुअली पता क्या है, ग्लोबलाइजेशन के बाद आप देखेंगे 2005-06 के बाद फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बढ़ा है। वो क्यों? मेल वर्कफोर्स अर्बन एरिया में और फॉरेन कंट्री में माइग्रेट कर गई है, तो वहाँ जो काम करने वाली बची वो महिलाएं बची। आज भी अगर मेजॉरिटी ऑफ वर्कफोर्स वुमेन का, जितनी वुमेन काम कर रही है, 67% वुमेन भाई एग्रीकल्चर में काम करती है, पता है आपको। हाँ, यस सर। वुमेन ब्रिंगिंग रेमिटेंसेस, खैर आपने मतलब पॉइंट अच्छे करने की वो कोशिश की है। फ्रॉम अब्रॉड, गुड, है ना। इंक्रीज्ड अवेयरनेस ऑफ वुमेन राइट्स। नेगेटिव इफेक्ट, इश्यूज ऑफ अनइक्वल पे पैरिटी, वेरी गुड। एक्सप्लॉइटेशन, एक्चुअली ग्लोबलाइजेशन से सारी जितनी भी, अगर नॉर्मल वर्कफोर्स पे भी आपको इफेक्ट लिखना हो, तो एक बात ध्यान में रखना, ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है कि जो लेबर लॉज है वो काफ़ी रिलैक्स कर दिए गए हैं ताकि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए। तो उनमें सबसे पहला जो रगड़ा लग रहा है या फिर सबसे पहला जो लॉस हो रहा है वो वुमेन का हो रहा है ना। जो, यस सर। हाँ, जो जो पे गैप वगैरह है, वेज गैप वगैरह है, वुमेन का सबसे बुरा हाल उसमें हो रहा है। मूविंग टुवर्ड्स न्यूक्लियर फैमिली, पुअर मैरिज लाइफ, हाँ, डिटेरियोरेटिंग मेंटल। अच्छी बात है, आपने जो है काफ़ी अलग अलग चीज़ों को यहाँ इंक्लूड करने की कोशिश करी है, राइट। फिर यही आंसर प्रगति ने कैसे लिखा हुआ है, पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट, ग्लोबलाइजेशन। अच्छा, अमेरिकन फिलोसफर नैन्सी फ्रेजर, वेरी गुड। ग्लोबलाइजेशन हैज़ पोटेंशियल बोथ लिबरेट एज वेल एज ऑप्रेस वुमेन, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट ऑन पर्सनल फ्रीडम ऑफ वुमेन, पॉजिटिव, ठीक है। इकोनॉमिक डिपेंडेंस, ब्रेकिंग द ट्रेडिशनल नॉर्म्स, एन्जॉइंग फंडामेंटल राइट्स, है ना।
प्रोफेशनल ग्रोथ, चेजिंग द एटीट्यूड, नेगेटिव, persistence, glass ceiling, social media challenge like cyber bullying, very good, social structure, है ना। आप इसमें चीज़ें लिखो कि नंबर 1 आप इम्पोर्टेंट लिखो, आजकल के डीप फेक का इतना इशू है। जॉर्जिया मेलोनी के डीप फेक वायरल हुए थे, मालूम है आपको? किसी को मालूम है? जॉर्जिया मेलोनी इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, उनके डीप फेक वायरल हो चुके हैं, है ना। अब ये यहाँ पे नॉर्मल वुमेन का तो क्या ही हाल होगा फिर, समझ रहे हो? तो ये भी एक बड़ा इशू है इसमें। इनफैक्ट देखो, प्रॉब्लम इतनी बड़ी है ये टेक्नोलॉजी की, अगर वो आपसे स्पेसिफिकली ऐसे भी सवाल पूछे ना कि टेक्नोलॉजी जो है इतनी बढ़ रही है, इसका नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट वुमेन के लिए क्या है, पॉजिटिव तो हर कोई लिखेंगे, नेगेटिव ये सब चीज़ें आएंगी। अगली बात एक और कि जो जेंडर बायसनेस है ये टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा है और इवन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको एग्जांपल दूं, 2021-22 में मेटा ने, जो फेसबुक है, उन्होंने अपना एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था और वो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिकली मतलब वो बनाया हुआ था ये चीज़ असेस करने के लिए कि कौन सी वुमेन सेक्सुअली कितनी अट्रैक्टिव है। ये बात समझ रहे हो? वो ब्यूटी को असेस करने वाला उन्होंने एक ऐप बना के रखा हुआ था, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, अगर किसी को याद आए कोई सर्च कर पाएगा क्या अभी? तो मेटा ने ये ऐप लॉन्च की हुई थी और इस चीज़ को बहुत क्रिटिसाइज भी किया। और अगली बात देखो, फॉर एग्जांपल कॉमोडिफिकेशन ऑफ वुमेन, नॉट डॉट डेटिंग करके एक ऐप आया हुआ है जिसको पूरी दुनिया में बहुत क्रिटिसाइज किया, इंडिया में भी खास तौर पे। किसी को आइडिया है इसका? नॉट नॉट डेट, हेलो भाई? नो सर। हाँ, नो सर। अरे भाई थोड़ा वो चीज़ों को देखा करो। नॉट नाम का एक डेटिंग ऐप आया हुआ है जो कि नोएडा बेस्ड एक कंपनी ने शुरू किया है, इंडिया में बहुत इसे क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। इसकी शर्त पता क्या है? नॉट डेटिंग ऐप में शर्त ये है कि वुमेन तो कोई भी इसमें आकर के अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लेगी, मेल सिर्फ मर्दों से वो सर पैसा। हाँ, मेल मेंबर सिर्फ वो आएगा अ, जिसकी 50 लाख से ज़्यादा इनकम है, 50 या समथिंग लाइक दैट, है ना। और ये क्लेम कर रहे हैं कि वी वांट टू मेक रियल मैरिजेस। अब भाई ये कॉमोडिफिकेशन ऑफ वुमेन हुआ नहीं हुआ तो और क्या है? कॉमोडिफिकेशन ऑफ वुमेन, और हम किसे कहते हैं कि यू आर ट्रीटिंग वुमेन एज ए गुड, गुड ऑफ लग्जरी, और आप एक तरीके से औरतों को, लड़कियों को वहाँ मैरिज के नाम पे सेल ही तो कर रहे हैं। मैंने गलत बोला क्या प्रगति? ट्रू है सर। ये ट्रूइज्म, इट इज़ एब्सोल्यूट ट्रूइज्म। सबसे बुरी बात यह है कि इस दुनिया में मतलब ये मैंने कहीं सुना है या कहीं पढ़ा, आई डोंट नो, लेकिन कोई अच्छा नहीं होता आज सर। तक हाँ इस दुनिया में ये एक अलग रीत है हमारे यहाँ पे कि एक बाप अपनी बेटी के लिए 100 घर देखता है ना, ताकि बेहतरीन घर ढूंढ पाए, लेकिन वो 100 दिल नहीं देख पाता, लेकिन वो एक दिल नहीं देख पाता। और इसी वजह से फिर वो चीज़ें होती है, जैसे नोएडा में वो एक लड़की को जलाया, है ना, एक बंदे को टंकी के अंदर दबाया, वो चीज़ें इसी वजह से हो रही है। यू आर, है ना, यू आर बेसिकली कॉमोडिफाइंग द मैन एंड वुमेन बोथ। तो ये एक प्रॉब्लम है। आप इन सब चीज़ों को यहाँ इंक्लूड कीजिए कि कॉमोडिफिकेशन ऑफ वुमेन यूजिंग टेक्नोलॉजिकल मीन्स। फॉर एग्जाम्पल लिखो, नॉट डेटिंग ऐप, 50 लाख रुपीज इनकम क्राइटेरिया फॉर मैन टू एनरोल। समझ रहे हो? तो ये एक कॉमोडिफिकेशन का ही एग्जाम्पल है, आप उनकी डिग्निटी को तोल रहे हो पैसे से। यस। पॉजिटिव, अच्छा, अदर इम्पैक्ट्स, शिफ्ट इन फैमिली, अच्छी बात है। आपने जो है अपने आंसर को मैं देख पा रहा हूँ ब्रेक डाउन अच्छा किया हुआ है। आपके यहाँ पे बस फैक्ट वगैरह की कमी है ना, आंसर्स में, जितना मैंने अभी तक यहाँ पे देखा। राइट, बाकी सारे चीज़ें। सर मुझे मतलब हम्म, पता चल रहा था कि हम्म, डाटा वगैरह नहीं लिखा है, पर हम्म, मुझे इतना याद भी नहीं था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब ये जो जितने भी फैक्ट शीट्स वगैरह हैं इन्हें पढ़ना नहीं है ना। भले ही आप जो है सेशन ज़रूर अटेंड करना आप, है ना, सेशंस अटेंड करना और उन चीज़ों को ज़रूर इसमें डालना। और ये काफ़ी अरे एनालिटिकल है। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें हिस्टोरिकल एस्पेक्ट डालने की कोशिश करी है। वो आपसे एक सवाल पूछते हैं कि रोल ऑफ वुमेन इन इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल, तो उसके लिए अलग से मत पढ़ो भाई, उसके लिए अलग से मत पढ़ो। यहाँ ये दिया हुआ है, इतना सा देख लो भाई, इतना ही आंसर लिखते हैं आप, ये 150 वर्ड ही है, समझ रहे हो? भारत श्री महामंडल वुमेन इंडियन एसोसिएशन, ऑल वुमेन कॉन्फ्रेंस, है ना, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, अरुणा असफ अली,
भाई इतना ही लिखेंगे आप एक एवरेज आंसर में। मैं आपको बताऊं, टॉपरों का एक एवरेज आंसर में कंटेंट सिर्फ इतना ही होता है, जो ये मैंने 3 लाइनें यहाँ हाईलाइट करी, वो इसी का आंसर बनाएंगे। कहीं पे भी देख लेना, लिखेंगे वो एक जगह सरोजनी नायडू, वो फर्स्ट इंडियन, ब्रैकेट में लिख देंगे फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कस्तूरबा गांधी, अरुणा आसफ अली, लिखेंगे कि अंडरग्राउंड रेडियो सर्विस, या फिर 1942 का इन्होंने झंडा फहराया, इतना लिख देंगे बस। सरला देवी चौधरानी, ये 4-5 एग्जाम्पल लिखेंगे, उनका आंसर इसी में कंक्लूड हो जाता है, क्योंकि एक एवरेज आदमी इतना ही लिख पाता है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ जो है ना, इसे 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 ज़रूर इस चीज़ को रेफ़र करना। क्लियर? हेलो? यस सर। यस हाँ, बाकी है ना, बाकी अब इसके आगे जो है कल देखते हैं, राइट? यस सर। हाँ, बाकी मतलब हर एक आंसर फिर एक ही चीज़ पे इसको